हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फ्रंटियर। रिसेंटली एफसीआरए है, ये पार्लियामेंट में बहुत जल्दी पास होने वाला है। लेकिन इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी जो कंट्रोवर्सी है वो क्रिएट हो गई है। और इसमें अगर सबसे ज्यादा परेशान कौन है इसकी बात करें तो सबसे ज्यादा परेशान इसमें यूएसए है। एंड जो इंडिया में कुछ क्रिश्चियन जो बॉडीज हैं वो इससे बहुत ज्यादा परेशान है। और कुछ लोग हैं जो इसको लेके बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी कर रहे थे और इसको लेके वरीड है कि अगर ये आ जाएगा तो जो फॉरेन फंडिंग है उस पर तो इम्पैक्ट होगा ही, लेकिन इसका जो मेजर इम्पैक्ट है वो क्या हो सकता है, राइट, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें ऐसे कौन से क्लॉजेज हैं, क्योंकि देखो इसका मल्टीपल टाइम इसका अमेंडमेंट हो चुका है ऑलरेडी। अगर हम लोग 2 से 3 सालों में देखें तो इसको कई बार बदला गया है। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ है कि जो इसकी में इतनी ह्यूज कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। और यहाँ तक कि जो यूएसए के में बैठे जो लॉ मेकर्स हैं या वहाँ के इंपॉर्टेंट लोग हैं वो ये यहाँ तक ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो जो चर्चेस हैं उनको कंट्रोल करना चाह रही है, राइट, या जो क्रिश्चियन रिलीजन है उसको टारगेट कर रही है भारत सरकार। तो ऐसा इस एक्ट से क्या होने वाला है और जो इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको क्या इम्पैक्ट होगा इस एफसीआरए एक्ट के पास होने से। एंड साथ में जो हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट की बात करी है यहाँ पे, जोशुआ प्रोजेक्ट, ये क्या है, राइट, और क्या इनडायरेक्टली ये भी हिट होने वाला है इस एक्ट से। तो ये सारा चीजें हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। तो देखो, अगर एप्स के प्रोविजन की बात करें तो इसमें मेजर जो 2 क्लॉजेस हैं जिसकी वजह से सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। एक तो इसमें है कि एफसीआरए का जब लाइसेंस दिया जाएगा और अगर उसके बाद में वो कैंसिल हो जाता है या पर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो उसके बाद इसमें एक अथॉरिटी बनाई जाएगी जो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको रेगुलेट करने के लिए वो अपने पास रख लेगी, right? अगर आपका जब तक आपका लाइसेंस रिन्यू नहीं हो जाता है, और अगर आपका लाइसेंस रिन्यू हो जाता है तो वो आपको वापस मिल जाएगा। और इसमें ये भी बोला गया है कि जो भी अगर उसका जो प्रॉपर्टी है उसका जो एक तरह से ढांचा है उसको नहीं बदला जाएगा या प्रेजेंट में जिस रूप में है उसको चेंज नहीं किया जाएगा। तो ये है। और दूसरा, भारत सरकार ने ये भी बोला है कि ये एक रिलीजन न्यूट्रल लॉ है। तो इसका किसी भी रिलीजन से लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। तो एक तो ये है कि यहाँ पे जो बॉडी है वो उनका जो जो भी एक तरह से प्रॉपर्टी है वो उसको रेगुलेट करने के लिए अपने पास रख सकती है। दूसरा है कि यहाँ पे जो प्रोसेनिटाइजेशन है इसको बैन किया गया है इस एक्ट के थ्रू। तो अब ये क्या होता है, तो देखो इसका जो रिलेशन है वो जो रिलीजियस कन्वर्जन है उससे है, राइट। और इसमें देखो ऐसा नहीं है कि जो वेरियस स्टेट्स हैं उनमें रिलीजन कन्वर्जन जो लॉ है वो नहीं है, लेकिन उसमें वो अगर आप कोई भी अपनी मर्जी से रिलीजन कन्वर्ट करता है तो उसको वो लोग प्रोहिबिट नहीं करते हैं, राइट, उसको कोई भी क्राइम नहीं माना जाता है। लेकिन इस एक्ट में क्या बोला गया है कि अगर आप जो भी फॉरेन फंडिंग आप जिस चीज के लिए ले रहे हो आपको उसी में यूज करना है। उसका यूज आप इस तरह से नहीं कर सकते हो कि आपने आधा यूज आपने जिसके लिए मंगाया उसमें कर लिया और आधा आप किसी दूसरे पर्पज के लिए भेज रहे हो, राइट। तो इसमें और स्पेशली अगर आप रिलीजन जो कन्वर्जन है उन उसके लिए भेज रहे हो तो उसको पूरी तरह से इस एक्ट ने बैन कर दिया है। अब देखो, अगर इंडिया में एनजीओज की बात करें और यूएस उसको लेकर इतना कंसर्न क्यों है, तो सबसे पहले इंडिया में बहुत सारे एनजीओज हैं जैसे हम लोग जानते हैं। और उसमें अगर हम लोग फंड की बात करें तो उसमें अगर ईयरली बेसिस पे देखें कि कितना फंड कितना पैसा इंडिया में आता होगा, तो देखो जो अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड के बेसिस पे देखा जाए तो 22,000 करोड़ रुपए जो हर साल इंडिया में आता है सिर्फ फॉरेन कंट्रीब्यूशन के थ्रू आता है इन एनजीओज का, राइट। और ये सिर्फ ऑफिशियल है, राइट। अभी नॉन ऑफिशियल बेसिस पे कितना आता है ये पता नहीं है किसी को भी। लेकिन देखो, अगर आपको फॉरेन फंडिंग लेनी है तो उसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत होती है। अभी ये जो एफसीआरए है इसके ये पहले से भी एग्जिस्ट करता है। तो इसमें इसके अंदर क्या था कि 5 साल तक के लिए आपको जो लाइसेंस है वो मिलता है, उसके बाद आपको उसको रिन्यू करवाना पड़ता है। अगर उसको रिन्यू नहीं कराते हैं तो आप फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते हैं, राइट। तो ये एक इसका जो क्लॉज है। अब देखो इसमें जो एक और जो चीज ऐड कर दी गई है वो ये है कि अगर आप जो भी फंड ले रहे हो अगर उसमें से कुछ बच जाता है, अनयूज्ड फंड है, और अगर आपका लाइसेंस रिन्यू नहीं हो पाता है तो वो जो भी फंड है इस एक्ट के अंदर एक अथॉरिटी बनाई जाएगी, वो सारा फंड उसके अंडर में चला जाएगा, राइट। और अगर सपोज करो कि भारत सरकार किसी एनजीओ को बैन कर देती है या किसी वजह से उसका लाइसेंस रद्द कर देती है या वो रिन्यू नहीं करवा पाता है, तब भी उसके अंडर में जो भी प्रॉपर्टी होगी वो सारा इस अथॉरिटी के अंदर चली जाएगी और वो ही इसको रेगुलेट करेगी। तो ये एक मेजर चेंज है जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी हो रही है। और दूसरा जो हम लोगों ने बात करा कि ये जो रिलीजियस कन्वर्जन है उसके लिए आप इस फंड का यूज नहीं कर सकते, राइट। आप जिस जिस पर्पज के लिए मंगा रहे हो आप उसी पर्पज के लिए यूज कर सकते हो। तो ये दो मेन इसके जो प्रोविजन है जो बहुत ज्यादा हिट करने वाले हैं और जिसको लेके यूएसए भी इतना ज्यादा कंसर्न है, राइट।
अब देखो अगर क्रिश्चियन कन्वर्जन की बात करें तो इंडिया में जैसे हम जानते हैं कि बहुत सारे जो क्रिश्चियंस के जो स्कूल्स हैं वो चलते हैं, बहुत सारे ये लोग एनजीओ भी चलाते हैं और मल्टीपल इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन रहती हैं वो चलते हैं। लेकिन इसमें अभी बहुत टाइम से क्या हो रहा है कि इनका जो क्रिश्चियन जो रिलीजियस कन्वर्जन है उनके भी इनके ऊपर बहुत ज्यादा ब्लेम लग रहे हैं। एंड इनफैक्ट हम लोग अगर नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल इंडिया, पंजाब और कुछ ऐसे रीजन है जिनकी बात करें और ट्राइबल रीजन से उनकी बात करें तो वहाँ पे बहुत तेजी से जो क्रिश्चियन कन्वर्जन है वो हुआ है। राइट, इनफैक्ट अगर हम लोग जो गारो, खासी, जयंतिया वो वाला जो ये जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं इनकी बात करें तो उनमें बहुत तेजी से जो क्रिश्चियनिटी है उसका वो ट्रेंड बढ़ा है। और वो इतनी तेजी से बढ़ा है कि वो कहीं से भी देखने में ऑर्गेनिक नहीं लगता। राइट, अब देखो झारखंड हो गया, अब कुछ ऐसे जो ट्राइबल एरियाज है सेंट्रल इंडिया में भी इस तरह के, वहां पे भी ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारे केसेस गए हैं जो जहाँ पे इस तरह के जो रिलीजियस कन्वर्जन है वो देखे जा रहे हैं। तो और ये कन्वर्जन ऐसे नहीं हो रहे हैं कि किसी को कन्वर्ट करना था खुद को और वो हो गया, या सडनली कोई गया और उसने करवा दिया। ये पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ हो रहे हैं, इनके लिए प्रॉपर फंड आता है और जो मिशनरीज होते हैं जो ऐसा करते हैं उनको प्रॉपर इसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। राइट, अभी अगर हम लोग जो अभी हम लोगों ने बात करी थी जो जसुआ प्रोजेक्ट, और तो ये क्या है? राइट, और ये जो प्रोजेक्ट है ये सारा इन सब चीजों से कैसे रिलेटेड है? तो अगर इसका हम लोग देखें तो ये सबसे पहले अगर हम इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो ये 1995 में बनाया गया था। और ये एक यूएसए बेस्ड एक तरह से जो मिशन है, और ये जो यूएस सेंटर फॉर वर्ल्ड मिशन है वो इसको रेगुलेट करता है या उसके अंडर में ये आता है। अब ये काम क्या करता है? तो देखो सबसे पहले तो ये एक तरह से इंटरनेशनल मिशन ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जो भी ऐसे लोग हैं जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं करते हैं, राइट, ये जहाँ पे भी क्रिश्चियनिटी की प्रेजेंस बहुत कम है, उसको उन सारे रीजन्स को इसने एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया है कुछ, और उनका उसका नाम रखा है इसने अनरीच्ड पीपल ग्रुप। मतलब ऐसे लोग जहाँ पे क्रिश्चियनिटी की पहुंच अभी तक नहीं हुई है, ऐसे ऐसे ग्रुप्स में इसने पूरी जो पूरा वर्ल्ड है उसको डिवाइड करके रखा है। और देखो ये जो ग्रुप है इनको फर्दर इसने डिवाइड करा है, तो जैसे रीजन हो गया साउथ एशियन हो गया, अरब वर्ल्ड हो गया, ईस्ट एशियन हो गया। और इसका अगर सबसे ज्यादा मेन फोकस बात करा जाए तो अभी एशिया है, और एशिया में भी प्राइम फोकस इसका भारत है, क्योंकि भारत में जो क्रिश्चियनिटी की जो प्रेजेंस है वो सिर्फ 1 से 2% है। और यहाँ पे जो मेजर जो इन्होंने टारगेट करके ग्रुप रखे हैं, तो 2200 ऐसे टोटल इतने ग्रुप हैं जो इन्होंने यहाँ पे टारगेट करके रखे हैं। राइट, और अगर इसमें कितनी जो इंडिया की कितनी पॉपुलेशन इंक्लूड होती है तो इसमें 1.4 बिलियन जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो इंक्लूड होती है। और ऐसा ये जो इन्होंने टारगेट करके रखा है इसका इनके पास प्रॉपर डेटा है, ये पूरा प्रॉपर ट्रैक करते हैं। राइट, इनके पास इनफैक्ट इनके पास में विलेज लेवल का डेटा है कि कहाँ पे कौन सा रिलीजन फॉलो होता है, कहाँ पे कौन से फेथ के लोग रहते हैं, इस डिटेल वे में इनके पास में डेटा है। और ये ऐसा नहीं है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कोई सेंसस पब्लिश करती है तो ये उससे डेटा निकालते हैं, नहीं, इनके पास में अपना ट्रैकिंग सिस्टम है और ये उसी से जो डेटा है वो पूरा लेते हैं। और इनकी अपनी जो एजेंसीज हैं वो इनके लिए काम करती हैं। राइट, और ये जो प्रोजेक्ट है ऐसा नहीं है कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट है, ये जो पूरी दुनिया के जो मिशनरीज हैं उनको ये मैप कर रहा है। राइट, और उनको एक मिशन बेस्ड प्रोजेक्ट के तौर पे ये काम कर रहा है। और इंडिया की अगर इसकी जो ये पॉपुलेशन है जैसे हम लोगों ने देखा कि 1.4 बिलियन पॉपुलेशन पे इसने टारगेट पे रखा है। और इसका जो एम है कि ये हर साल इंडिया में 24 लाख अप्रोक्सीमेटली जो ये कन्वर्जन करवा सकते हैं। राइट, इस लेवल का इनका टारगेट है। और इनका जो डिटेल्ड हम लोगों ने ये तो बात कर ही ली है कि इनकी रीच कितनी ज्यादा है, कि ये विलेज लेवल तक इनकी रीच है। राइट, और ये सबसे ज्यादा टारगेट उनको करते हैं जो जैसे ओबीसी हो गया, एसटी एससी हो गया, जो ऐसे पिछड़े ग्रुप है। राइट, जो थोड़ा गरीब भी हैं और जिनके पास में इतना पैसा नहीं है या जितना इनका नॉलेज नहीं है, या जो जिनको सोसाइटी ने उतना रिकॉग्निशन नहीं दिया है, उन सारे लोगों को ये सबसे ज्यादा टारगेट इनका प्राइम फोकस होता है उन पे। और देखो ऐसा नहीं है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ ये लोग काम कर रहे हैं, इसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। इंडिया में ऑलरेडी 6 करोड़ से ज्यादा लोगों तक इन्होंने अपनी रीच बना ली है। क्योंकि जिस लेवल के जो अगर हम लोग पंजाब देखें जहाँ पे जहाँ पे लोग मिशन बेस्ड उसमें लगे हुए हैं, और जो सेंट्रल इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट है, वहां पे जिस तरह से इन्होंने कन्वर्जन करे तो ऑलरेडी ये लोग 6 करोड़ लोगों तक पहुंच चुके हैं। अब देखो इस टॉपिक पे इतनी ज्यादा बात इसलिए नहीं होती क्योंकि इनके पास में जो पैसा है बहुत ज्यादा है, और ये किसी को भी सप्रेस करने की ताकत रखते हैं। राइट, इसलिए भी लोग पहली बात तो इनसे बात करने से डरते हैं इनके ऊपर। और दूसरा जो कंटेंट जो इंटरनेट है, जो सोशल मीडिया है, वो सारा इन्हीं का है, तो ये उसको बहुत इजीली वहां से हटा देते हैं जो भी इंफॉर्मेशन होती है। और तीसरा है कि जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग इनके लिए काम करते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि उनको ऐसे ही भेज दिया जाता है बस कन्वर्ट करने के लिए, या वो सिर्फ रिलीजियस पीपल होते हैं। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, और अगर वो किसी को कन्वर्ट करवाते हैं तो उनको इस बात का इंसेंटिव भी दिया जाता है। राइट, कि आपने कितने लोगों को कन्वर्ट करा उस बेसिस पे इंसेंटिव दिया जाता है।
इसलिए जब यहाँ पे हम लोग एफसीआरए की बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर यहाँ पे जितना भी ये जो भी एक्टिविटी चल रही है ये पूरा पैसे से रिलेटेड है। अगर यहाँ पे फंडिंग रुक जाएगी तो ये जो ये प्रोजेक्ट है या इससे जुड़े जो भी लोग काम कर रहे हैं इंडिया में या और भी जो मिशनरीज काम कर रहे हैं उस पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। और यही जो पूरा जो रीजन है जिसकी वजह से यूएसए इतना ज्यादा कंसर्न है और जो भी अदर बॉडीज हैं जो इंडिया में भी है इंडिया के बाहर भी हैं वो इतनी कंसर्न है। अब देखो एक तो इनका जो टारगेट करने का तरीका है वो इतने सॉफ्ट तरीके से टारगेट करते हैं कि आप इनको ब्लेम नहीं कर सकते कि इन्होंने फोर्सफुली जो रिलीजियस कन्वर्जन है वो करवाया है। जैसे अगर बहुत सारे जगह पे देखा होगा जो पेस्टर हैं ये एक तरह के मैजिशियंस होते हैं जो लोगों को जादू दिखा के या एक तरह से भ्रम में डाल के उनको कन्वर्ट करवाते हैं कि हम आपका ये सही कर देंगे और आप इस रिलीजन में कन्वर्ट हो जाओ, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बीमार है तो उसको बोला कि हम आपकी बीमारी सही कर देंगे अगर आप इसमें कन्वर्ट हो जा रहे हो, राइट। या जैसे स्कूल है अस्पताल है वहां पे अगर इन्होंने खोला है तो वहां पे अगर ये इलाज करवा रहे हैं तो फिर वहां पे साथ में ये इंस्ट्रक्शन भी देंगे अपने रिलीजन से रिलेटेड और धीरे धीरे उनको जो माइंड है उनका ब्रेन वॉश करेंगे और उनको ये कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह से ये लोग टारगेट करते हैं तो इसको एक तरह से सॉफ्ट टारगेटिंग बोला जाता है जिसकी वजह से जो लोग हैं वो डाउट भी नहीं करते एंड साथ में जो आपका प्रोजेक्ट है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखो ये जो प्रोजेक्ट है इससे हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है इसको कैसे इम्पैक्ट होने वाला है। क्योंकि देखो अगर हम लोग बात करें नेशनल सिक्योरिटी की तो जितना ज्यादा जो कन्वर्जन होंगे उतना ज्यादा जो बाहर का जो आउटसाइडर इन्फ्लुएंस है वो इंडिया में बढ़ेगा और जितना आउटसाइड इन्फ्लुएंस इंडिया में बढ़ेगा उतना ज्यादा हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो खतरे में जाएगी, राइट। तो इस वजह से अगर देखो कोई भी चीज अगर ऑर्गेनिक हो रही है देन देयर इज नो प्रॉब्लम। बट अगर आप इस तरह से वो उसको जानबूझ के अब ट्रिप के साथ में उसको अगर इस तरह से यूज कर रहे हो लोगों को तो ये इट इज अ वेरी बैड थिंग और इसकी वजह से जो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी है इसमें डेफिनेटली बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। और अगर ये एक्ट पास होता है तो हो सकता है इसमें कुछ मेजर चेंजेस भी आए और ये कहीं किस बहुत हद तक इसको सिक्योर करने में भी या इसको रोकने में कामयाब हो सकता है। सो ओके थैंक यू सो मच। अगर हो सकता है मेरा वीडियो रहे या हो सकता है इसको हटा भी दिया जाए, आई डोंट नो। सो थैंक यू सो मच, प्लीज सी दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।